नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मसूरी में आज से धामी सरकार का चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बता दें कि आने वाले सालों के लिए विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। अगले 3 दिनों तक धामी सरकार का चिंतन शिविर चलेगा। चिंतन शिविर में धामी सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य तय होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से मसूरी में धामी सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगे के सालों के लिए राज्य के विकास को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ मसूरी में आज से धामी सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। इसमें आने वाले सालों में राज्य का किस तरीके से विकास हो सकेगा, इसे लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ इस चिंतन शिविर में धामी सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, अग्रणी राज्य बनाना है, उत्तराखंड को किस तरीके से विकसित करना है, इस पर भी रोड मैप तैयार किया जाएगा और इस पर भी चिंतन शिविर में काम किया जाएगा। अंशुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। अंशुमन, आज से 3 दिवसीय धामी सरकार के चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ अलग अलग विकास के नजरिए से, शिक्षा के नजरिए से अहम मुद्दे होंगे जिन पर 3 दिनों में एक रणनीति तैयार होगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का एक लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में से एक बनाना है। और उत्तराखंड में जो भी संभावनाएं हैं, चाहे वो पर्यटन को लेकर अगर देखा जाए या कई संभावनाएं हैं जिसको लेकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, और उत्तराखंड को कैसे देश में एक अग्रणी राज्यों में से एक बनाया जाए, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और इसको एक लक्ष्य बनाया है, जिसको लेकर लगातार समीक्षा बैठकें भी होती रहती हैं और मंत्रियों को इसकी जानकारी भी दी जाती है। क्योंकि आज से चिंतन शिविर की शुरुआत हो रही है और ये 3 दिन का चिंतन शिविर होगा, जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सबको सबकी जिम्मेदारी बताई जाएगी और जो बीजेपी का एक एजेंडा है, जो लक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति, उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और योजनाओं का लाभ तब मिलेगा जब कार्यकर्ता बेहतर काम करेंगे, अधिकारी बेहतर काम करेंगे, तब जाकर योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी के विचारधारा से आकर्षित होंगे तो आने वाले समय में जब चुनाव है 2024 से लोकसभा का, तो उसमें भी बीजेपी को लाभ मिलेगा। और उसके साथ ही उत्तराखंड में कई संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं, खास करके तो पर्यटन के क्षेत्र में है। अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि पिछले 1 दशक की अगर बात करें तो पलायन बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र से ग्रामीण, अगर हम देखें तो मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ा है, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों की तरफ पलायन बहुत हुआ है। तो पलायन को रोकने के लिए, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए, स्थानीय जो उत्पाद हैं उसको एक इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने के लिए लगातार सबसे जरूरी ये है कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। और उसके साथ ही कई संभावनाएं हैं, कई अपार संभावनाएं हैं, इसको लेकर लगातार बीजेपी और मुख्यमंत्री संवेदनशील रहते हैं। तो आज से चिंतन शिविर की शुरुआत हो रही है। मुख्य लक्ष्य यही होगा कि 2025 में अग्रणी राज्यों में से एक उत्तराखंड को बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या जिम्मेदारी, किस तरीके से किसको निर्वहन करनी है। देखिए, राज्य के विकास को लेकर हो या युवाओं के रोजगार को लेकर हो, सीएम धामी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तमाम जिलों का वो दौरा भी कर रहे हैं और इस दौरान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में 3 दिनों का ये चिंतन शिविर है। अगर डे वाइज बात करें कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, क्या क्या ऐसे अहम चीजें रहेंगी जिन पर बातचीत होगी, और साथ ही साथ कौन कौन से मंत्री जिनकी संभावना है कि वो मौजूद रहेंगे? हालांकि सभी के मौजूदगी की बातें भी कही जा रही। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि सभी मंत्रियों के प्रवास भी होने वाले हैं आने वाले समय में। गणेश जोशी का तो प्रवास तय कर दिया गया है और 26 तारीख तक जो सभी अलग अलग मंत्री, अलग अलग जहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, उनको एक जनपद दिया जाएगा। उस जनपद का दौरा वो करेंगे और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि, उनके जो मेन नेता हैं, वो वहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करें। उसके साथ ही आम जनता की जो जन समस्याएं हैं उसको भी सुने। तो जो बीजेपी का एक एजेंडा है, बीजेपी का जो लक्ष्य है, उसके आधार पर मंत्री उन सब जगहों पर जाएं। जिलों का दौरा लगातार मुख्यमंत्री ने भी किया है, आम जनता से मुलाकात की है, वहां पर जाके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी की है और जो भी कमियां, जो भी खामियां हैं, उसको सुधारने के लिए लगातार मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही अब मंत्रियों के प्रवास भी होंगे, तो उससे आम जनता को ज्यादा लाभ हो सकेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र, जो विधानसभा लेवल पर जो भी आम जनता को समस्याएं होती हैं, उसका निपटारा किस तरीके से हो सकता है, इसको लेकर जब उनके मंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो समस्याओं का निपटारा होगा। और बीजेपी का यही लक्ष्य भी है कि आम जनता तक पहुंचा जाए, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा जाए और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा जाए, जिससे किसी को समस्या का सामना न करना पड़े और हर समस्या का निस्तारण किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, अंशुमान बने रहे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
तो वे आज दिल्ली के दौरे पर भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में शिरकत करेंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली के लिए शाम 4 बजे रवाना होंगे सीएम धामी और इस दौरान 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में सीएम धामी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे। आंचल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आंचल, आज सीएम पुष्कर धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं, 4 बजे वो रवाना होंगे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत करने वाले, और क्या कुछ जानकारी आंचल? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से लगातार धामी जी जो है दिल्ली दौरे पर अक्सर रहते हैं और देखिए परसों भी आए थे और देखिए आज फिर से दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं और आज शाम 4 बजे रवाना होंगे। उसके बाद देखिए जैसा कि बताया जा रहा है कि 5 साढ़े 5 बजे देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। वहाँ उत्तराखंड पवेलियन है, उसका जायजा लेंगे, जहाँ पर देखिए उत्तराखंड की संस्कृति और संस्कारों को दर्शाया गया है, जहाँ पर बद्रीनाथ धाम बनाया गया है और तमाम वो स्टॉल्स लगाए गए हैं जो वहाँ की धरोहर है, चाहे वो कमल टोपी हो वो भी वहाँ है, वहाँ के वस्त्र पोशाक तमाम चीजें डिस्प्ले पर हैं, जो कि दर्शाती हैं कि देखिए उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो कितनी ज्यादा खास है। और यही कारण है कि देखिए तमाम राज्यों के जो सीएम हैं वो अपने अपने पवेलियन का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने भी यूपी पवेलियन का दौरा किया था और अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड पवेलियन का दौरा करेंगे, जायजा लेंगे और वहाँ के व्यापारियों से, ये जो छोटे छोटे जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन लोगों से बात करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल, कोरोना काल के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री खुद वहां जाएंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड के और उत्तराखंड राज्य के जितने भी स्टॉल लगाए गए होंगे, चाहे सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए या व्यापारिक तौर पर देखा जाए, उन सभी लोगों से मुलाकात भी करेंगे। आंचल, बिल्कुल, देखिए मुलाकात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वहाँ तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है। एक खास स्टॉल देखिए, जैसा कि उत्तराखंड में नथ जो है वो एक तरीके से बेहद खास मानी जाती है और उस नथ को पहने एक महिला वहाँ दिखाई गई है, जो कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति को भी दर्शाता है, क्योंकि हर शादी विवाह में लड़की को देखिए वहाँ जो एक बड़ी नथ है वो पहनाने का देखिए चलन है और तमाम वो छोटी छोटी चीजों का खास ध्यान रखा गया है जो उत्तराखंड की पहचान है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 18 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। इसके साथ ही विधानसभा में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट का कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है। रिपोर्ट में देखिए। राज्य कैबिनेट की हुई बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट, 18 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी, अनुपूरक बजट को कैबिनेट का अनुमोदन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें सभी प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला के मामले में सजा की अवधि 14 से 16 साल और पुरुष के मामले में 16 से 18 साल के बीच की अवधि थी। इसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता था। अब 14 साल की कैद के बाद आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी को छोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही कैदियों को ये राहत भी दी गई है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के साथ ही कैदियों को अब कभी भी छोड़ा जा सकता है। कैबिनेट में विधानसभा में पेश किए जाने वाले 4,867 करोड़ के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। विधानसभा में पेश किए जाने वाले 4,867 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट का अनुमोदन। आजीवन कारावास की अवधि की गई 14 साल, कैदी इसके बाद किए जा सकेंगे रिहा। राज्य कोऑपरेटिव बैंक राज्य सहकारी संघ में प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति को मंजूरी। लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी को 5% से घटाकर किया गया 2%।
रोडवेज वर्कशॉप पर स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग बनाए जाने को कैबिनेट की मंजूरी। जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन किया गया। एसई के 6 पद बढ़ाने को स्वीकृति। राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन विभाग को हस्तांतरण को मंजूरी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि लीसा उठान को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी को हटाया गया है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट का कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है। लीसे की बिक्री काफ़ी समय से प्रभावित हो रही थी, लीसा उठान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जहां जो मूवेबल एसेट्स थे उन पे स्टाम्प ड्यूटी 5% रखी गई थी और जो इमूवेबल थे उन पर 2% थी। तो माननीय न्यायालय का आदेश भी था कि इस पर पैरिटी लाई जाए, बराबर की जाए, लेकिन विगत काफ़ी वर्षों से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो आज कैबिनेट के द्वारा उससे पैरिटी ला करके 2% स्टाम्प ड्यूटी करने का निर्णय लिया। इससे निश्चित रूप से राज्य में लीसा उठान को बड़ा फायदा मिलेगा। जो काफ़ी समय से लीसा उठ नहीं पा रहा था, उस लीसा का उठान जल्दी संभव हो पाएगा। इसके अलावा कुल 18 मामले जिसमें अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल ने दिया, वो आज हुआ है। कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य कोऑपरेटिव बैंक और राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले इस पद पर अधिकारी ही नियुक्ति होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में अब वकील हायर करेगी एसटीएफ। नैनीताल हाईकोर्ट में पैरवी के लिए बाहर से वकील बुलाएगी एसटीएफ। यूके SSSC में वकील हायर करने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें यूके SSSC से जुड़ी हुई, जहां यूके SSSC पेपर लीक मामले में अब एसटीएफ बाहर से वकील हायर करेगी। इसे लेकर शासन से अनुमति भी मांगी गई है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में पैरवी के लिए एसटीएफ बाहर से वकील बुलाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूके SSSC पेपर लीक मामले में अब एसटीएफ बाहर से वकील हायर करेगी, जिसे लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में बाहर से पैरवी के लिए वकीलों को हायर किया जाएगा। अंशुमान लगातार हमारे साथ जानकारी के लिए बने हुए। अंशुमान, अब बाहर से वकीलों को हायर किया जाएगा, एसटीएफ की तरफ से विशेष अनुमति भी मांगी गई है, क्या कुछ और अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि यूके SSSC का मामला जब सामने आया तो कई लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया। पेपर धांधली के मामले में लगभग 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ ही पूर्व में जो वर्तमान में उस समय के अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दिया और सचिव को निलंबित किया गया। फिर उसके साथ ही प्रश्न पत्र जहाँ पर छपे थे उनके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद क्योंकि सबके ऊपर मुकदमा हुआ लेकिन कई लोग वहाँ से छूट गए। इसको लेकर अब एसटीएफ चाहती है कि यहाँ के वकील नहीं, कोई नए वकील को अब हायर किया जाएगा जो बाहर से आए और यहाँ पर पूरा केस, पूरी पैरवी सही तरीके से करे, जिससे जो लोग छूटे हुए हैं, जिनको जमानत मिल गई, उनको जमानत न मिले, उन पर कार्रवाई हो सके। क्योंकि लगातार सरकार ये कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस की ये सरकार है और पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बड़े आरोपी जब छूट जाते हैं, जिन्होंने जो नकल माफिया है वो अगर छूट जाते हैं तो समस्याएं तो बनी ही रहती हैं। क्योंकि जो जमानत हुई उसका मेन ये बताया गया कि सबूत का अभाव है जिसकी वजह से वो छूटे, लेकिन सही पैरवी नहीं हो सकी जिसकी वजह से उनको जमानत मिली। तो इसको लेकर अब एसटीएफ ने शासन को पत्र लिखा है और अनुमति मिलने के बाद फिर बाहर से एक वकील हायर किया जाएगा। उसके बाद मजबूत पैरवी के लिए इस पर पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एसटीएफ का कहना है। जी। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं अंशुमान की सबूतों के अभाव में काफी लोगों की जमानत भी की जा चुकी और यूके SSSC जिसमें काफी छात्रों ने, काफी अभ्यर्थियों ने इसमें भाग भी लिया था। हालांकि पेपर लीक के बाद तमाम सवाल खड़े हो चुके, तो ऐसे में अब जब एसटीएफ नई वकीलों की बाहर से पैरवी करवाएगी तो क्या जो जमानत पे पहले से जा चुके हैं उनके ऊपर भी कुछ अगर सबूत ऐसे मिलते तो शिकंजा होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर सबूत होते हैं तो जिनको जमानत मिली है उनको फिर से एक बार बुलाया जाएगा और एक मजबूत पैरवी अगर होगी तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया था या छात्रों से जुड़े हुए लोग जिन्होंने जब पेपर लीक हुआ उसके बाद पेपर की कॉपी, पेपर की पुतली भी वहाँ उनके पास तक पहुँचाई। क्योंकि हाकम सिंह को अगर देख ले तो हाकम सिंह के जो गुर्गे थे उन्होंने ही पूरा यहाँ का हल्द्वानी से लेकर पूरे चारों तरफ एरिया में चयन किया उन छात्रों का जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और जो चाहते थे कि परीक्षा में
वो पास हो जाएं। तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था उसके साथ, क्योंकि लखनऊ में पूरा पेपर प्रिंट हुआ था तो उनके राजेश शर्मा जो उनके मालिक थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन क्योंकि सबूत का अभाव बहुत लोगों के लिए दिखा, बहुत छात्रों के लिए, तो उनको बरी कर दिया गया था। लेकिन जमानत उनको ना मिले, क्योंकि अभी जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन अगर मजबूत पैरवी होती है तो फिर से एक बार याचिका उसमें दायर होगी और मजबूत पैरवी अगर होती है, अगर सबूत मिलता है, क्योंकि सबूत का अभाव था, अगर सबूत मिलता है तो उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अंशुमान बने रहे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं अब खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन अभियान के तहत प्रदेश में अब घर घर जाकर टीबी मरीजों को खोजकर इलाज किया जाएगा। सभी जनपदों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि पहले चरण में सूबे के 6 जनपदों में एक्टिव टीबी केस फाइंडिंग कैंपेन चलाया जाए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड को साल 2024 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। पहले चरण में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में घर घर जाकर टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी। अंशुमान लगातार बने हुए। अंशुमान, अब 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जाए, इसे लेकर सभी सीएमओ को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। 2 चरणों में या फिर कह ले कि काफी चरणों में इनमें जानकारी निकाली जाएगी और घर घर जाकर जागरूकता फैलाया जाएगा टीबी को लेकर। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन अभियान के तहत अब सरकार ये प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का यह प्रयास है कि अब टीबी जिसको भी है उनका चयन किया जाए, उनके घर तक जाया जाए और ये देखा जाए कि किस जिले में कितने टीबी मरीज है और उसी जगह पर स्वास्थ्य समुदाय केंद्र जो है वहाँ पर उनका इलाज हो सके। इसको लेकर 6 जिलों का चयन किया गया है, जहाँ पर अभी ये प्रक्रिया होगी और 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक उत्तराखंड में टीबी मुक्त उत्तराखंड को बना दिया जाएगा, यानी नंबर 1 राज्य हो जाएगा। अभी दूसरे नंबर पर राज्य है, अभी बहुत सारे कम टीबी के मरीज हैं, लेकिन जो भी मरीज हैं वहां तक पहुंचे। इसको लेकर सभी जनपदों के सीएमओ को निर्देश दे दिए गए हैं कि उनके जनपद में इसकी पूरी प्रक्रिया सही तरीके से चले, जो भी कर्मचारी हैं वो सही तरीके से काम करें और टीबी के मरीजों का समय से चयन किया जाए और उनका सही तरीके से इलाज किया जाए। पूरा एक अभियान चल रहा है जिसको लेकर 6 जिले, हालांकि आपने बता दिया, फिर 6 जिले आपको बता देता हूं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, ये 6 जिले हैं जहां पर सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी। चरणबद्ध तरीके से शुरुआत करने के बाद जब 6 जिलों में टीबी उन्मूलन का पूरा कार्य हो जाएगा, उसके बाद जो जिले बचते हैं उसके लिए पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है, पहले चरण में सिर्फ 6 जिलों में, उसके अलावा जो जिले होंगे तो वहां किस तरीके से पहुंचा जाएगा, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे भी है जहां रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं ज्यादा, तो वहां से जानकारी उतनी नहीं मिल पाती, तो उन जगहों के लिए तो एक चुनौती होगी, तो वहां से किस तरीके से जानकारी ली जाएगी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सभी जो जिलों के सीएमओ हैं उनको सभी को निर्देश दिए गए हैं कि उनके जिले में जितने भी टीबी के मरीज हैं उनका वो चयन करें, उनके आधार जितनी प्रक्रियाएं हैं उसका पूर्णतः पालन करें। और क्योंकि 6 जिलों का अभी ये पूरा एक सिस्टम रखा गया है, तो 6 जिलों का ये अभियान चलाया जाएगा और 6 जिलों में अभियान शुरू होने के बाद और जो जिले बचते हैं, 13 जिले उत्तराखंड के अंदर हैं, उन सभी जिलों में पूरा ये अभियान चलाया जाएगा। हालांकि जो 6 जिले हैं उसमें टीबी उन्मूलन को लेकर पूरा अभियान चलाया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि जो उनके जिले हैं उनमें वो टीबी मरीजों का चयन करें, जिससे आने वाले समय में जब टीबी उन्मूलन को लेकर अभियान पूर्णतः चल ही रहा है तो उन सबका इलाज इसमें हो सके और 2025 तक जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अंशुमान, बने रहे, आपसे आगे भी और जानकारी लेंगे। तो वही बड़ी खबर रुड़की से है, जहां आज से पूर्व सीएम हरीश रावत की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलौर के उदलहेड़ी से अपनी ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। वहीं अब से थोड़ी ही देर में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करेंगे हरीश रावत। और बता दें कि 25 नवंबर तक जिले के कई इलाकों में ये पद यात्रा जाएगी। तो बड़ी खबर रुड़की से आपको बता रहे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा हरीश रावत आज से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। वही रुड़की के कई जगहों पर जाके ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी और साथ ही मंगलौर के उदलहेड़ी से ये यात्रा शुरू हो रही है और थोड़ी ही देर में अब से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। अंशुमान लगातार बने हुए हैं। अंशुमान, पहले करण माहरा ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, अब उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें तो है कि कांग्रेस में 2 अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस में 2 अलग अलग गुट बटे हुए हैं और क्योंकि ये पार्टी का कार्यक्रम है, कल प्रीतम सिंह ने एक कार्यक्रम किया, सचिवालय कूच किया, जो उनका निजी कार्यक्रम था। और हल्द्वानी उस समय पे करण माहरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में है वो हल्द्वानी में थे, लेकिन हल्द्वानी के विधायक जो हैं वो प्रीतम सिंह के प्रदर्शन में थे।
आज हरीश रावत की भारत जोड़ो यात्रा में हरीश रावत शिरकत करेंगे और ये माड़ा से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। माड़ा से करण मारा वहाँ पर मौजूद थे और यात्रा की शुरुआत की गई थी। तो कुमाऊं के अलग अलग मंडलों में और गढ़वाल के अलग अलग मंडलों में जिलों में ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है और प्रयास यही है कि कांग्रेस के विचारधारा से जोड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस में गुट बटे हुए हैं, क्योंकि करण मारा कल प्रीतम सिंह के कार्यक्रम में नजर नहीं आए और उसके साथ ही प्रीतम सिंह कई कार्यक्रमों में नजर नहीं आते और हरीश रावत और प्रीतम सिंह की जो गुटबाजी है वो तो जब मुख्यमंत्री हरीश रावत थे उस समय की है। और क्योंकि ये गुट इस तरीके से बट रहे हैं, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, अगर समन्वय सभी नेताओं में स्थापित नहीं होता है तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ही समस्या होगी। क्योंकि जिस तरीके से उपेक्षित प्रीतम सिंह रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपना प्रदर्शन करके वो दिखाएं और उन्होंने दिखाया कि वो एक कमजोर नेता नहीं है, एक सशक्त नेता कांग्रेस के हैं। वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत को देखें तो एक दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है और राजनीति को बहुत भली भांति से समझते हैं। तो वो उत्तराखंड के लिहाज से नहीं, केंद्र के लिहाज से भी बहुत ही दिग्गज नेता है कांग्रेस के और उनकी वरिष्ठता का ही यही है कि वो राजनीति बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। आज क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में वो शिरकत करेंगे, लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब कांग्रेस के इंटरनल समस्याएं इतनी ज्यादा है तो आउटर जाके आम जनता को आकर्षित कैसे कर सकते हैं। पहले उनको खुद की विचारधारा के अनुसार खुद को जुड़ना होगा, उसके साथ ही फिर वो आम जनता को जोड़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से बता दें कि सीमांत तहसील धारचूला में भीषण अग्निकांड हुआ है। तकरीबन 10 से 12 दुकानें आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गई है। वहीं शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे का कारण बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपको बता रहे, जहां एक भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें तकरीबन 10 से 12 दुकानें जलकर खाक हो गई है और साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट की वजह से इस आग लगने के कारण को बताया जा रहा है। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपको बता रहे, जहां धाराचूला में 10 से 12 दुकानें जलकर राख हो गई भीषण अग्निकांड के कारण। साथ ही शॉर्ट सर्किट के कारण बताया जा रहा है कि ये आग लगी थी, जिसके बाद धीरे धीरे करके ये 10 से 12 दुकानें चपेट में आ गई। तो ये तस्वीरें आपको पिथौरागढ़ से दिखा रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण पहले आग लगी और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें 10 से 12 दुकानें आग की चपेट में आ गई।